केवल लोगों का समूह नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान, तर्कशक्ति और नैतिक जिम्मेदारी को धीरे धीरे खो देता है। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति दिखाई देना बंद हो जाता है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है, उसके मस्तिष्क में काम करने वाले निर्णय तंत्र में मूलभूत बदलाव आने लगता है। अकेले व्यक्ति के रूप में मनुष्य अपने अनुभव, विवेक, भय, नैतिकता और परिणामों की जिम्मेदारी के साथ सोचता है, लेकिन भीड़ में प्रवेश करते ही यह जिम्मेदारी बंट जाती है, जिसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसका व्यक्तिगत निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, और यही सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से अदृश्य बना देती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार भीड़ की स्थिति में मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, आत्मनियंत्रण और दीर्घकालिक परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी सक्रियता घटने लगती है, जबकि भावनाओं से जुड़ा भाग अधिक प्रभावी हो जाता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति तर्क से नहीं बल्कि भावनात्मक संकेतों, आवाजों, नारों और समूह की ऊर्जा से संचालित होने लगता है। भीड़ में व्यक्ति को सुरक्षा का भ्रम मिलता है, यह विश्वास की समूह में होने से वह सही होगा या सुरक्षित रहेगा, और यही भ्रम उसकी स्वतंत्र सोच को समाप्त कर देता है। सामाजिक मनोविज्ञान यह भी दिखाता है कि भीड़ व्यक्ति को एक अनाम पहचान देती है, जहां उसे यह महसूस होता है कि उसके कार्यों की व्यक्तिगत पहचान नहीं होगी, जिससे नैतिक सीमाएं कमजोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में शांत, शिक्षित और जिम्मेदार व्यक्ति भी भीड़ में ऐसे निर्णय ले सकता है जिन्हें वह अकेले कभी स्वीकार नहीं करता। भीड़ में व्यक्ति दूसरों की प्रतिक्रियाओं को अपने निर्णय का आधार बना लेता है, जिसे सोशल प्रूफ कहा जाता है, और यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि उसने स्वयं सोचना बंद कर दिया है। ऐतिहासिक और आधुनिक शोध यह प्रमाणित करते हैं कि भीड़ में व्यक्ति का आत्मनियंत्रण घटता है, जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है और नैतिक निर्णय धुंधले हो जाते हैं। इस प्रकार भीड़ वह स्थान है जहां व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद रहता है, लेकिन मानसिक रूप से विलीन हो जाता है, और उसकी जगह एक सामूहिक मन काम करने लगता है, जो न तो पूरी तरह बुद्धिमान होता है, न ही पूरी तरह उत्तरदायी। यही कारण है कि भीड़ के भीतर व्यक्ति गायब नहीं होता, बल्कि वह अपनी सोच, विवेक और पहचान को समूह की दिशा में समर्पित कर देता है, और यही समर्पण भीड़ को शक्ति देता है तथा व्यक्ति को कमजोर बना देता है। भीड़ का मस्तिष्क किसी जैविक दिमाग की तरह नहीं होता, बल्कि वह सैकड़ों या हजारों दिमागों के आपसी प्रभाव से बना एक सामूहिक मानसिक ढांचा होता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देता है और उसकी जगह एक साझा प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित कर देता है। मनोविज्ञान इसे कलेक्टिव माइंड या ग्रुप कॉन्शसनेस कहता है, जहां व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता, बल्कि आसपास के लोगों के व्यवहार, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से निर्देशित होने लगता है। जैसे ही कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है, उसका मस्तिष्क लगातार यह आकलन करने लगता है कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क सामाजिक स्वीकृति के लिए जैविक रूप से प्रोग्राम्ड होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार इस अवस्था में मस्तिष्क के भीतर मिरर न्यूरॉन्स अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जो दूसरों के व्यवहार को बिना तर्क के कॉपी करने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने विवेक के बजाय नकल पर आधारित निर्णय लेने लगता है। भीड़ का मस्तिष्क भावनाओं से संचालित होता है, तर्क से नहीं, इसलिए इसमें डर, क्रोध, उत्साह या घृणा जैसी भावनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, जिसे इमोशनल कॉन्टेजन कहा जाता है। एक व्यक्ति की भावना सेकंडों में सैकड़ों लोगों में स्थानांतरित हो सकती है, और यही प्रक्रिया भीड़ को अचानक हिंसक, अंधभक्त या उन्मादी बना सकती है।
इस सामूहिक मानसिक अवस्था में व्यक्ति का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, दब जाता है, जबकि भावनात्मक निर्णय लेने वाले हिस्से हावी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप भीड़ का मस्तिष्क दीर्घकालिक परिणामों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि तत्काल प्रतिक्रिया देता है। सामाजिक मनोविज्ञान यह भी बताता है कि भीड़ में व्यक्ति अपने नैतिक मानदंडों को समूह के नैतिक मानदंडों से बदल लेता है, जिसे नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस कहा जाता है। अगर समूह किसी कार्य को सही मानता है, तो व्यक्ति उसे सही मानने लगता है, भले ही वह उसके व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ क्यों न हो। भीड़ का मस्तिष्क आलोचनात्मक सोच को खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि अलग सोच समूह की एकता को तोड़ सकती है। इसलिए भीड़ असहमति को दबाती है और समान विचारों को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि भीड़ में सवाल पूछने वाले लोग चुप करा दिए जाते हैं या अलग थलग कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का दिमाग यह सीख लेता है कि सुरक्षित रहने के लिए बहुमत की दिशा में बहना जरूरी है, और यही सीख व्यक्तिगत सोच को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देती है। इस तरह भीड़ का मस्तिष्क व्यक्ति की बुद्धि को जोड़कर नहीं, बल्कि उसे समतल करके काम करता है, जहां जटिल सोच की जगह सरल, भावनात्मक और दोहराए जाने वाले विचार ले लेते हैं। यही कारण है कि भीड़ अक्सर तेजी से निर्णय लेती है, लेकिन वे निर्णय गहरे, संतुलित या नैतिक नहीं होते, क्योंकि वहां सोचने वाला मैं नहीं होता, बल्कि प्रतिक्रिया देने वाला हम होता है। डर और असुरक्षा भीड़ के व्यवहार का सबसे शक्तिशाली ईंधन होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अकेले डरता है तो वह सोचता है, लेकिन जब वही डर सामूहिक रूप ले लेता है तो सोच की जगह प्रतिक्रिया आ जाती है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि भीड़ स्वयं कोई स्थायी इकाई नहीं होती, उसे सक्रिय रखने के लिए किसी न किसी भावनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और डर इस ऊर्जा का सबसे तेज और विश्वसनीय स्रोत है। जैसे ही किसी समाज, समूह या समुदाय में भविष्य को लेकर अनिश्चितता, खतरे की भावना या अस्तित्व पर संकट का आभास पैदा किया जाता है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुरक्षा की तलाश में समूह से चिपकने लगता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क संकट की स्थिति में अकेले सोचने के बजाय साथ में बचने को प्राथमिकता देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार डर की स्थिति में मस्तिष्क का अमेगडला अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, जो तर्क और विश्लेषण से जुड़े हिस्सों को दबा देता है, और यही प्रक्रिया भीड़ में कई गुना तेज हो जाती है। जब सैकड़ों लोग एक ही डर को साझा करते हैं, तो वह डर वास्तविक खतरे से कहीं बड़ा और अधिक प्रभावशाली बन जाता है, चाहे वह खतरा वास्तविक हो या काल्पनिक। असुरक्षा भीड़ को दिशा देती है, क्योंकि असुरक्षित व्यक्ति स्पष्ट उत्तर चाहता है, सरल समाधान चाहता है, और किसी ऐसे नेतृत्व या विचार को पकड़ना चाहता है जो उसे मानसिक राहत दे सके। इस अवस्था में भीड़ जटिल सच्चाइयों को अस्वीकार कर देती है और सीधे सपाट नैरेटिव को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि डर के समय मस्तिष्क अस्पष्टता को सहन नहीं कर पाता। यही कारण है कि डर के माहौल में अफवाहें, आधी जानकारी और भावनात्मक संदेश बहुत तेजी से फैलते हैं, क्योंकि वे भीड़ के मानसिक ढांचे से मेल खाते हैं। सामाजिक प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ है कि भयभीत भीड़ नैतिक सीमाओं को पार करने में देर नहीं लगाती, क्योंकि उसे लगता है कि कठोर कदम ही सुरक्षा दिला सकते हैं। डर व्यक्ति को समूह के नियमों का पालन करने पर मजबूर करता है, भले ही वे नियम तर्कहीन या अमानवीय क्यों न हो, क्योंकि अलग सोच असुरक्षा को और बढ़ा सकती है। भीड़ के भीतर डर एक दूसरे को देख देख कर बढ़ता है, जिसे फियर एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट कहा जाता है, जहां हर व्यक्ति दूसरे की घबराहट से अपनी घबराहट को सही मानने लगता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का आत्मविश्वास, विवेक और व्यक्तिगत नैतिकता धीरे धीरे घुल जाती है, और उसकी जगह एक सामूहिक मानसिकता ले लेती है जो केवल बचाव, आक्रमण या आज्ञाकारिता पर आधारित होती है। डर भीड़ को आसानी से मोड़ा जा सकता है, क्योंकि भयभीत समूह तर्क नहीं पूछता,
वह केवल यह जानना चाहता है कि किसके पीछे चलना है और किससे डरना है। यही कारण है कि इतिहास और वर्तमान दोनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले डर पैदा किया जाता है, क्योंकि जब डर सक्रिय होता है तो भीड़ स्वयं ही अपने विवेक को त्याग देती है और निर्देशों का पालन करने लगती है। जिम्मेदारी का लोप भीड़ मनोविज्ञान की सबसे खतरनाक और निर्णायक प्रक्रिया है, क्योंकि इसी बिंदु पर व्यक्ति पूरी तरह सोचना बंद कर देता है और अपने कर्मों का भार किसी अदृश्य सामूहिक सत्ता पर डाल देता है। सामाजिक मनोविज्ञान में इसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे समूह का आकार बढ़ता है वैसे वैसे प्रत्येक व्यक्ति यह मानने लगता है कि निर्णय, प्रतिक्रिया या परिणाम की जिम्मेदारी किसी और की है। अकेला व्यक्ति जब कोई निर्णय लेता है तो उसके मन में नैतिकता, परिणाम और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का स्पष्ट बोध होता है, लेकिन भीड़ के भीतर वही व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं नहीं, हम कर रहे हैं, और यही हम का भ्रम व्यक्तिगत सोच को निष्क्रिय कर देता है। प्रयोगों और वास्तविक घटनाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि समूह में लोग न केवल कम सोचते हैं, बल्कि कई बार ऐसे काम भी कर बैठते हैं जिन्हें वे अकेले कभी स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह है कि मस्तिष्क जिम्मेदारी और दंड की आशंका को कई हिस्सों में बांट देता है, जिससे अपराधबोध, डर और आत्मविश्लेषण कमजोर पड़ जाते हैं। जब कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो व्यक्ति अपने भीतर यह तर्क पैदा कर लेता है कि यदि यह गलत है तो कोई और रोक लेगा, कोई और जिम्मेदार होगा, या बहुमत गलत नहीं हो सकता। यही सोच भीड़ को निष्क्रिय, आज्ञाकारी और कभी-कभी क्रूर बना देती है। इतिहास में अनेक हिंसक घटनाएं, सामाजिक अत्याचार और सामूहिक गलतियां इसी मानसिक ढांचे के कारण संभव हुई हैं, जहां कोई भी स्वयं को दोषी नहीं मानता, क्योंकि हर कोई केवल एक हिस्सा होता है। न्यूरोसाइंस यह भी बताता है कि समूह में व्यक्ति का सेल्फ आइडेंटिटी कमजोर हो जाती है और उसकी जगह ग्रुप आइडेंटिटी ले लेती है, जिसमें नैतिक निर्णय व्यक्तिगत विवेक से नहीं बल्कि समूह की स्वीकृति से तय होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति का मस्तिष्क लगातार सामाजिक संकेतों को पढ़ता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और उसी के अनुसार अपना व्यवहार ढाल लेता है, भले ही वह व्यवहार तर्कहीन या हानिकारक क्यों न हो। जिम्मेदारी के लोभ का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह सोचने की प्रक्रिया को पूरी तरह आउटसोर्स कर देता है, जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने के बजाय आदेश, ट्रेंड या बहुमत पर निर्भर हो जाता है। भीड़ में व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि उसकी व्यक्तिगत असहमति का कोई महत्व नहीं है, इसलिए वह चुप रहना या बहाव के साथ चलना ही सुरक्षित मानता है। धीरे धीरे यह मानसिकता समाज में फैल जाती है, जहां लोग गलत को गलत कहने से बचते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सिस्टम, सरकार, नेतृत्व या समाज पर डाल दी जाती है। यही कारण है कि भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है, क्योंकि जब कोई भी खुद को उत्तरदायी नहीं मानता तो विवेक, नैतिकता और तर्क अपने आप समाप्त हो जाते हैं और समूह एक ऐसे ढांचे में बदल जाता है जहां निर्णय नहीं, केवल प्रतिक्रियाएं बची रहती हैं। नकल की प्रवृत्ति मानव व्यवहार की सबसे गहरी, स्वाभाविक और साथ ही सबसे खतरनाक विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना सोचे समझे बहुमत की दिशा में चलना शुरू कर देता है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस इसे सोशल इमिटेशन, कॉन्फॉर्मिटी बायस और हर्ड बिहेवियर के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां मानव मस्तिष्क यह मान लेता है कि जो काम अधिक लोग कर रहे हैं वही सुरक्षित, सही और स्वीकार्य होगा। यह प्रवृत्ति विकासवादी इतिहास से जुड़ी है। प्रारंभिक मानव समाजों में समूह से अलग होना अक्सर खतरे, बहिष्कार या मृत्यु का कारण बन सकता था, इसलिए मस्तिष्क ने एक ऐसा स्वचालित तंत्र विकसित किया जिसमें बहुमत की नकल करना जीवित रहने की रणनीति बन गया। समस्या यह है कि आधुनिक समाज में भी वही आदिम मस्तिष्क सक्रिय है, जबकि परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज नकल का अर्थ केवल सीखना नहीं रह गया, बल्कि सोच को बंद कर देना बन चुका है।
जब कोई व्यक्ति देखता है कि बड़ी संख्या में लोग किसी विचार, ट्रेंड, विचारधारा या निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, तो उसका मस्तिष्क तथ्यों की जांच करने के बजाय सामाजिक संकेतों को प्राथमिकता देता है। न्यूरोसाइंस शोध बताते हैं कि ऐसे समय पर मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, कम सक्रिय हो जाता है, जबकि सोशल रिवॉर्ड सिस्टम अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे व्यक्ति को समूह के साथ चलने में मानसिक संतुष्टि महसूस होती है। यह संतुष्टि असल में सही होने की नहीं, बल्कि अकेला न होने की होती है। नकल की प्रवृत्ति का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह व्यक्ति को यह भ्रम देती है कि सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और पहले ही सोच चुका होगा। इस मानसिकता में व्यक्ति यह मान लेता है कि यदि बहुमत गलत होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग उस दिशा में नहीं जाते। यही भ्रम इतिहास में बार बार दोहराया गया है, चाहे वह गलत राजनीतिक निर्णय हो, सामाजिक अत्याचार हो, आर्थिक बुलबुले हों या हिंसक आंदोलनों में भीड़ की भागीदारी। नकल के दौरान व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत नैतिकता, अनुभव और विवेक को दबा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि समूह की स्वीकृति व्यक्तिगत सत्य से अधिक महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और आधुनिक सूचना प्रणालियों ने इस प्रवृत्ति को और अधिक खतरनाक बना दिया है, क्योंकि अब बहुमत वास्तविक नहीं, बल्कि एल्गोरिदम द्वारा निर्मित दिखाई देता है। लाइक, शेयर, ट्रेंड और वायरल कंटेंट मस्तिष्क को यह संकेत देते हैं कि यही सच है, यही सामान्य है और यही अपनाया जाना चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है और केवल यह देखने लगता है कि बाकी लोग क्या मान रहे हैं। नकल की यह आदत समाज को सतही सहमति की ओर ले जाती है, जहां असहमति असहज लगने लगती है और सवाल पूछना जोखिम भरा महसूस होता है। सबसे गंभीर बात यह है कि नकल करने वाला व्यक्ति स्वयं को दोषी नहीं मानता, क्योंकि वह यह कह सकता है कि मैंने वही किया जो सब कर रहे थे। यही सोच भीड़ को गलत दिशा में धकेलती है, क्योंकि जब हर कोई केवल अनुसरण करता है और कोई भी नेतृत्वकारी सोच नहीं करता, तो समाज सामूहिक रूप से ऐसे निर्णय लेता है जिनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। नकल की प्रवृत्ति इसीलिए खतरनाक नहीं है कि लोग सीखते हैं, बल्कि इसलिए खतरनाक है क्योंकि लोग सोचना छोड़ देते हैं, और यही बिंदु भीड़ को विवेक से दूर ले जाकर अंधे बहाव में बदल देता है। भीड़ के व्यवहार में भावनाएं तर्क पर कैसे हावी हो जाती हैं, यह समझना मानव मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक सच्चाइयों में से एक है, क्योंकि यहीं से सामूहिक गलतियां जन्म लेती हैं। जब व्यक्ति अकेला होता है, तब उसके निर्णय अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत हो सकते हैं, क्योंकि उस समय उसका मस्तिष्क विश्लेषण, अनुभव और परिणामों पर विचार करता है। लेकिन जैसे ही वह भीड़ का हिस्सा बनता है, उसका भावनात्मक मस्तिष्क धीरे धीरे तर्कशील मस्तिष्क पर नियंत्रण पाने लगता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ऐसी स्थिति में अमेगडला और लिम्बिक सिस्टम, जो डर, गुस्सा, उत्साह और उत्तेजना जैसी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तार्किक सोच, निर्णय और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी गतिविधि कम हो जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति सोचने के बजाय महसूस करने लगता है, और महसूस करना अक्सर तात्कालिक, अतार्किक और अतिवादी होता है। भीड़ में भावनाएं संक्रामक होती हैं। जैसे ही कुछ लोग क्रोध, भय, उत्साह या घृणा व्यक्त करते हैं, वही भावनाएं बिना किसी तथ्यात्मक पुष्टि के दूसरों में फैलने लगती हैं। इसे मनोविज्ञान में इमोशनल कॉन्टेजन कहा जाता है, जहां भावनाएं तर्क से तेज गति से फैलती हैं। इस प्रक्रिया में शब्दों से अधिक प्रभाव चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, नारों की तीव्रता और सामूहिक प्रतिक्रिया का होता है। व्यक्ति यह नहीं पूछता कि कारण क्या है, बल्कि यह महसूस करता है कि उसे भी वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा बाकी लोग कर रहे हैं। भीड़ में भावनाएं इसलिए भी हावी हो जाती हैं क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्ति को तुरंत उद्देश्य और पहचान का एहसास देती है,
उसे लगता है कि वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, चाहे वह उद्देश्य सही हो या गलत। तर्क इसके विपरीत समय मांगता है, सवाल उठाता है और असहजता पैदा करता है, जबकि भावनाएं सरल होती हैं और तुरंत कार्यवाही के लिए प्रेरित करती हैं। इतिहास में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, दंगे, युद्धोन्माद, आर्थिक उन्माद और सामाजिक उत्पीड़न इसी भावनात्मक आधिपत्य का परिणाम रहे हैं, जहां लोगों ने बाद में यह स्वीकार किया कि उन्होंने उस समय सोचा नहीं, बस बहाव में बह गए। आधुनिक समय में मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और राजनीतिक भाषण इस भावनात्मक वर्चस्व को और तेज कर देते हैं, क्योंकि वे जानकारी से अधिक भावना बेचते हैं, डर, गुस्सा, अपमान या गर्व। जब भी कोई संदेश तर्क की बजाय भावना को छूता है, वह अधिक तेजी से फैलता है और अधिक लोगों को प्रभावित करता है। भीड़ में भावनाएं व्यक्ति को यह भ्रम देती हैं कि उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही है, क्योंकि उसे सामूहिक समर्थन मिल रहा होता है, जबकि वास्तविकता में वह अपने विवेक को निलंबित कर चुका होता है। यही कारण है कि भीड़ में लिए गए निर्णय बाद में समाज के लिए शर्म, पछतावे और विनाश का कारण बनते हैं। भावनाओं का तर्क पर हावी होना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब यह प्रक्रिया सामूहिक स्तर पर होती है और बिना आत्मजागरूकता के चलती है, तब यह भीड़ को सोचने वाली इकाई से प्रतिक्रिया देने वाले उपकरण में बदल देती है और यहीं से गलत दिशा की यात्रा शुरू होती है। भीड़ के गलत दिशा में जाने की प्रक्रिया में सूचना की कमी और अफवाहों का विस्फोट सबसे तेज और सबसे खतरनाक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, क्योंकि जब स्पष्ट, सत्यापित और पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तब मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खाली जगहों को अनुमान, आशंका और कल्पना से भरने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार अनिश्चितता मानव मस्तिष्क के लिए सबसे असहज स्थिति होती है और इसी असहजता से डर जन्म लेता है। जैसे ही डर पैदा होता है, व्यक्ति तर्कसंगत जानकारी की बजाय ऐसी सूचनाओं की ओर आकर्षित होता है जो उसकी भावनाओं को तुरंत संतुष्ट कर दें, भले ही वे तथ्यात्मक न हों। भीड़ में यह प्रक्रिया कई गुना तेज हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति की अप्रमाणित बात दूसरे व्यक्ति के लिए सुनी सुनाई सच्चाई बन जाती है और देखते ही देखते अफवाह तथ्य का रूप ले लेती है। समाजशास्त्र में इसे इंफॉर्मेशन वैक्यूम इफेक्ट कहा जाता है, जहां आधिकारिक या विश्वसनीय जानकारी के अभाव में अफवाहें उस खाली स्थान को भर देती हैं। अफवाहों की विशेषता यह होती है कि वे हमेशा भावनात्मक होती हैं, डराने वाली, उकसाने वाली या सनसनीखेज, क्योंकि साधारण और संतुलित जानकारी भीड़ में तेजी से नहीं फैलती। यही कारण है कि अफवाहें तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं से संचालित होती हैं और सीधे भीड़ के सामूहिक मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। एक बार जब कोई अफवाह डर, खतरे या शत्रु की छवि गढ़ देती है, तो भीड़ उस पर सवाल उठाने के बजाय उसे बचाव या आक्रमण का संकेत मान लेती है। इस स्थिति में सत्यापन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति यह मान लेता है कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। आधुनिक संचार प्रणालियों, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और 24/7 समाचार चक्र ने इस अफवाहगति को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है, जहां अधूरी जानकारी सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, बिना किसी संदर्भ, स्रोत या प्रमाण के। न्यूरोसाइंस बताता है कि डर या क्रोध से जुड़ी जानकारी मस्तिष्क में तेजी से स्टोर होती है और बार बार शेयर करने की प्रवृत्ति बढ़ाती है, क्योंकि इससे व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि वह दूसरों को सचेत कर रहा है। वास्तव में वह अनजाने में भीड़ को और अधिक अस्थिर बना रहा होता है। इतिहास में कई हिंसक घटनाएं, सामाजिक उथल-पुथल और सामूहिक त्रासदियां केवल इसलिए घटीं क्योंकि अफवाहों ने तथ्यों की जगह ले ली और समय रहते सही जानकारी नहीं पहुंच पाई। भीड़ में अफवाहें केवल जानकारी नहीं होती, वे दिशा तय करती हैं, किससे डरना है, किस पर गुस्सा करना है और किसे दोषी मानना है। जैसे ही यह दिशा तय हो जाती है, भीड़ तर्क की बजाय प्रतिक्रिया में बदल जाती है।
इसीलिए कहा जाता है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमेशा हथियारों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी अधूरी जानकारी और योजनाबद्ध अफवाहें ही पर्याप्त होती हैं। सूचना की कमी और अफवाहों का यह विस्फोट भीड़ को सोचने की क्षमता से वंचित कर देता है और उसे ऐसे निर्णयों की ओर धकेल देता है जिनका पछतावा समाज को वर्षों तक भुगतना पड़ता है। भीड़ को नियंत्रित करने और एक निश्चित दिशा में प्रोग्राम करने की प्रक्रिया में नेता, प्रतीक और नारे सबसे शक्तिशाली औजार होते हैं, क्योंकि ये सीधे तर्कशील मस्तिष्क को नहीं बल्कि भावनात्मक और अवचेतन स्तर को प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है तो वह जटिल विचारों, तथ्यों और विश्लेषण की बजाय सरल संकेतों पर भरोसा करने लगता है और यहीं पर नेता की भूमिका निर्णायक हो जाती है। नेता अक्सर किसी गहन तर्क या विस्तृत योजना के माध्यम से नहीं बल्कि आत्मविश्वास, निर्णायक भाषा, स्पष्ट दुश्मनछवि और भावनात्मक अपील के जरिए भीड़ का विश्वास जीतता है। भीड़ के लिए नेता केवल एक व्यक्ति नहीं रहता बल्कि वह दिशा का प्रतीक बन जाता है, जिससे असमंजस और अनिश्चितता से जूझ रहे लोगों को मानसिक राहत मिलती है। इसी के साथ प्रतीकों का प्रयोग शुरू होता है। झंडे, रंग, चिन्ह, वेशभूषा, इशारे जो समूह की पहचान को मजबूत करते हैं और हम बनाम वे की भावना पैदा करते हैं। प्रतीक तर्क नहीं करते, वे भावनाएं जगाते हैं। एक झंडा, एक चिन्ह या एक तस्वीर व्यक्ति को बिना सोचे प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि प्रतीकात्मक छवियां मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती हैं जो भावनाओं और पहचान से जुड़ा होता है, न कि विश्लेषणात्मक सोच से। इसके बाद आते हैं नारे, छोटे, सरल, दोहराए जाने वाले वाक्य जो जटिल वास्तविकताओं को एक पंक्ति में समेट देते हैं। नारे इसलिए प्रभावी होते हैं क्योंकि वे प्रश्न नहीं पूछते, वे निष्कर्ष थोपते हैं। जब कोई नारा बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है, भले ही उसके पीछे कोई ठोस तथ्य न हो। इसे मनोविज्ञान में इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट कहा जाता है। भीड़ में नारे सामूहिक लय, रिदम पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच और शंका दब जाती है और वह समूह के साथ तालमेल बिठाने लगता है। इतिहास में देखा गया है कि जब नेता, प्रतीक और नारे एक साथ सक्रिय होते हैं तो भीड़ आलोचनात्मक सोच खो देती है और नैतिक सीमाएं भी धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी व्यक्ति से हटकर आंदोलन पर डाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में नेता अक्सर स्वयं को विचार से ऊपर, प्रश्न से परे और प्रतीकात्मक सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे उसके निर्णयों पर सवाल उठाना समूह के प्रति विश्वासघात जैसा प्रतीत होने लगता है। मीडिया और संचार प्रणालियां इस प्रोग्रामिंग को और गहरा करती हैं, जब वही प्रतीक और नारे बार बार दिखाए और सुनाए जाते हैं, जिससे वे सामान्य और स्वाभाविक लगने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ यह मानने लगती है कि वही सही है जो लोकप्रिय है, वही सत्य है जो सबसे जोर से बोला जा रहा है। इस तरह नेता दिशा देता है, प्रतीक पहचान बनाते हैं और नारे सोच की जगह ले लेते हैं, और भीड़ एक ऐसे मानसिक ढांचे में ढल जाती है जहां स्वतंत्र विचार की जगह भावनात्मक आदेश ले लेते हैं। यही कारण है कि इतिहास में बार बार देखा गया है कि भीड़ को गलत दिशा में ले जाने के लिए तथ्यों को बदलना आवश्यक नहीं होता, बल्कि केवल नेता, प्रतीक और नारों के माध्यम से सोच को प्रोग्राम कर देना ही पर्याप्त होता है। इतिहास में बार बार यह प्रमाणित हुआ है कि जब निर्णय व्यक्तिगत विवेक से नहीं बल्कि भीड़ की सामूहिक मानसिकता से लिए गए, तब परिणाम विनाशकारी रहे, और यह किसी एक देश, संस्कृति या युग तक सीमित नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राष्ट्रों तक भीड़ की सबसे बड़ी गलतियां तब हुई जब बहुसंख्यक राय को स्वतः ही सत्य और नैतिक मान लिया गया। उदाहरण के तौर पर रोमन साम्राज्य के अंतिम दौर में जनता ने तात्कालिक मनोरंजन, मुफ्त अनाज और लोकप्रिय नेताओं के वादों को दीर्घकालिक स्थिरता से ऊपर रखा, जिससे प्रशासनिक भ्रष्टाचार,
सैन्य अनुशासन का पतन और अंतः साम्राज्य का विघटन हुआ। यह निर्णय किसी एक शासक का नहीं था, बल्कि भीड़ की सामूहिक सहमति से बने सामाजिक दबाव का परिणाम था। मध्ययुगीन यूरोप में विछंस और धार्मिक उन्माद के दौरान हजारों निर्दोष लोगों को केवल अफवाहों, भय और सामूहिक विश्वास के आधार पर दंडित किया गया। यहाँ भी कोई ठोस प्रमाण नहीं था, फिर भी भीड़ की मानसिकता ने तर्क, कानून और करुणा को कुचल दिया। फ्रांसीसी क्रांति के समय आरंभिक उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता थे, लेकिन जब भीड़ ने भावनात्मक उग्रता और त्वरित न्याय को अपनाया, तब वही आंदोलन रेन ऑफ टेरर में बदल गया, जहां संदेह मात्र पर लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यह दिखाता है कि भीड़ जब स्वयं को नैतिक रूप से श्रेष्ठ मानने लगती है, तो वह अत्याचार को भी न्याय कहने लगती है। 20वीं सदी में जर्मनी में नाजी उदय इसका सबसे भयावह उदाहरण है, जहां व्यापक जनसमर्थन, राष्ट्रवादी नारों और सामूहिक असंतोष ने ऐसे निर्णयों को सामान्य बना दिया जो मानव इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में बदल गए। यह किसी एक तानाशाह की शक्ति नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की चुप सहमति और सक्रिय समर्थन था। इसी प्रकार आर्थिक इतिहास में ट्यूलिप मैनिया और बाद के वित्तीय बुलबुले दिखाते हैं कि जब भीड़ बिना विश्लेषण के लाभ की दौड़ में शामिल होती है, तो सामूहिक नुकसान तय हो जाता है। यहाँ भी ज्ञान उपलब्ध था, लेकिन भीड़ के मनोविज्ञान ने विवेक को दबा दिया। आधुनिक उदाहरणों में जनसंहार, जातीय हिंसा और राजनीतिक उन्माद यह दर्शाते हैं कि जब समूह पहचान व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी पर हावी हो जाती है, तब सामान्य लोग भी ऐसे कार्यों में शामिल हो जाते हैं जिन्हें वे अकेले कभी स्वीकार नहीं करते। इतिहास का यह पैटर्न स्पष्ट करता है कि भीड़ की सबसे बड़ी गलती यह मानना होता है कि संख्या सत्य का प्रमाण है। वास्तविकता में, जब आलोचनात्मक सोच, असहमति और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भीड़ में विलीन हो जाती है, तब गलत निर्णय न केवल संभव होते हैं, बल्कि अपरिहार्य बन जाते हैं। ये ऐतिहासिक प्रमाण किसी कहानी या कल्पना पर आधारित नहीं हैं, बल्कि दस्तावेजों, सामाजिक विश्लेषण और प्रत्यक्ष परिणामों से यह सिद्ध करते हैं कि भीड़ की दिशा अक्सर तर्क से नहीं, भावनाओं, भय और सत्ता प्रभाव से तय होती है। और यही कारण है कि इतिहास में भीड़ की गलतियां सबसे व्यापक और सबसे विनाशकारी रही हैं। यह एक स्थापित मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस आधारित तथ्य है कि अत्यधिक बुद्धिमान, शिक्षित और तर्कशील व्यक्ति भी जब भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो उनकी निर्णय क्षमता, विवेक और विश्लेषणात्मक शक्ति अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती है। और यह किसी व्यक्ति के आईक्यू की कमी नहीं, बल्कि संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के बदलने का परिणाम होता है। सामाजिक मनोविज्ञान बताता है कि बुद्धिमत्ता मूलतः एक व्यक्तिगत संज्ञानात्मक क्षमता है, लेकिन भीड़ एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां व्यक्ति का मस्तिष्क अकेले काम नहीं करता, बल्कि सामूहिक संकेतों, भावनाओं और सामाजिक दबावों के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार भीड़ की स्थिति में मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, योजना और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, कम सक्रिय हो जाता है, जबकि अमिग्डाला और लिम्बिक सिस्टम, जो डर, उत्साह और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़े होते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, भीड़ में उसका मस्तिष्क सोचने से अधिक प्रतिक्रिया करने लगता है। इसके साथ ही सोशल कॉन्फॉर्मिटी प्रेशर काम करता है, जहां असहमति व्यक्त करना सामाजिक जोखिम जैसा महसूस होने लगता है। बुद्धिमान लोग भी यह मान लेते हैं कि यदि इतने सारे लोग किसी दिशा में जा रहे हैं, तो शायद वही सही है, और इस धारणा को मेजॉरिटी बायस कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कॉग्निटिव लोड। भीड़ में सूचनाओं की अधिकता, शोर, भावनात्मक उत्तेजना और त्वरित घटनाएं मस्तिष्क पर इतना दबाव डालती हैं कि जटिल विश्लेषण करना कठिन हो जाता है और दिमाग सरल शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स अपनाने लगता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग भी नारों, प्रतीकों और सरल कथनों से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए गहराई से सोचने की बजाय समूह संकेतों का अनुसरण करता है।
इसके अतिरिक्त डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काम करता है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी महसूस करता है, लेकिन भीड़ में यह जिम्मेदारी बंट जाती है, जिससे नैतिक और बौद्धिक सतर्कता कम हो जाती है। शोध यह भी दिखाते हैं कि बुद्धिमान लोग कई बार अपनी बुद्धि पर अत्यधिक विश्वास के कारण यह मान लेते हैं कि वे प्रभावित नहीं होंगे, और यही आत्मविश्वास उन्हें अधिक असुरक्षित बना देता है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट कहा जाता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर और विचारक भी जनोन्माद, राजनीतिक आंदोलनों या सामाजिक उग्रता में शामिल हुए, क्योंकि भीड़ ने उनके व्यक्तिगत विवेक को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया। इसका निष्कर्ष यह है कि भीड़ में मूर्खता का कारण बुद्धि की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस वातावरण में बुद्धि के उपयोग की क्षमता का क्षय होता है। भीड़ व्यक्ति से सोचने की जिम्मेदारी छीन लेती है और बदले में भावनात्मक सुरक्षा, पहचान और सरल उत्तर देती है, और जब मस्तिष्क इन तत्वों को स्वीकार कर लेता है, तब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी वही करने लगता है जो समूह कर रहा होता है। यही कारण है कि भीड़ में आईक्यू गिरता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तविकता में वह दबा हुआ, निष्क्रिय और भावनाओं के अधीन हो जाता है। आधुनिक युग में भीड़ पहले से कहीं अधिक खतरनाक इसलिए हो गई है क्योंकि अब भीड़ केवल भौतिक रूप से एक स्थान पर मौजूद लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रियल टाइम सूचना प्रणालियों के माध्यम से एक वैश्विक, निरंतर सक्रिय और अत्यंत तेज मानसिक संरचना में बदल चुकी है। पहले के समय में भीड़ का निर्माण धीमा होता था, सूचना सीमित थी, प्रसार में समय लगता था और प्रतिक्रिया का दायरा स्थानीय रहता था। लेकिन डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह सेकंडों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, जिससे भावनाएं, डर, क्रोध और उत्साह बिना किसी फिल्टर के सामूहिक रूप से फैलते हैं। मनोविज्ञान और डेटा साइंस यह स्पष्ट करते हैं कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम उन सामग्रियों को प्राथमिकता देते हैं जो तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, जैसे भय, आक्रोश, अपमान या अतिउत्साह, क्योंकि यही सामग्री अधिक सहभागिता लाती है। परिणामस्वरूप डिजिटल भीड़ तर्कसंगत जानकारी की बजाय उत्तेजक और ध्रुवीकरण करने वाले संदेशों से संचालित होने लगती है। इस स्थिति में एको चेम्बर्स और फिल्टर बबल्स बनते हैं, जहां व्यक्ति केवल वही विचार सुनता और देखता है जो उसकी पहले से बनी धारणाओं की पुष्टि करते हैं, जिससे आलोचनात्मक सोच कमजोर होती जाती है और भीड़ की मानसिकता और अधिक कठोर हो जाती है। डिजिटल भीड़ की एक और खतरनाक विशेषता है एनोनिमिटी। ऑनलाइन वातावरण में व्यक्ति अपनी पहचान छिपा सकता है, जिससे सामाजिक और नैतिक नियंत्रण कम हो जाते हैं। लोग वे बातें कहने और समर्थन देने लगते हैं जो वे आमने सामने कभी नहीं करते। इसके साथ ही वायरलिटी इफेक्ट काम करता है, जहां किसी विचार की लोकप्रियता उसकी सत्यता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जो बात जितनी तेजी से फैलती है, वही सही मानी जाने लगती है, भले ही वह अधूरी, भ्रामक या पूरी तरह गलत हो। आधुनिक डिजिटल भीड़ का निर्णय चक्र भी अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। तत्काल प्रतिक्रिया, तुरंत पक्ष चुनना और बिना जांच के निष्कर्ष निकालना, जिससे सामूहिक गलतियां तेजी से और बड़े पैमाने पर होती हैं। इतिहास में जहां भीड़ की गलतियां सीमित समय और स्थान में घटित होती थीं, वहीं आज डिजिटल भीड़ के निर्णय वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत जीवन तक को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक युग में सूचना की अधिकता ने कॉग्निटिव फटीग पैदा की है। जब मस्तिष्क लगातार सूचनाओं से घिरा रहता है, तो वह गहराई से सोचने की बजाय सरल कथनों, ट्रेंड्स और लोकप्रिय राय का अनुसरण करने लगता है। इस संदर्भ में डिजिटल भीड़ न केवल अधिक बड़ी है, बल्कि अधिक तेज, अधिक भावनात्मक और अधिक अस्थिर भी है, क्योंकि उसे नियंत्रित करने वाले संकेत अब मानव नेताओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एल्गोरिदम, डेटा ड्रिवन रणनीतियां और मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स भी उसमें शामिल हो गए हैं।
यही कारण है कि आधुनिक युग की भीड़ पहले से अधिक खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि वह बिना रुके, बिना थके और बिना सीमाओं के कार्य कर सकती है। और जब तर्क, सत्य और व्यक्तिगत विवेक इस डिजिटल सामूहिकता में दब जाते हैं, तब गलत दिशा में जाने की संभावना न केवल बढ़ जाती है, बल्कि कई गुना तेज और व्यापक हो जाती है। अंतिम सत्य यह है कि भीड़ कभी कभी सही हो सकती है, लेकिन यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है, क्योंकि भीड़ की बुद्धिमत्ता स्वाभाविक नहीं बल्कि कुछ कठोर शर्तों पर निर्भर करती है, और इतिहास व मनोविज्ञान दोनों इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। सामाजिक विज्ञान में इसे विजडम ऑफ क्राउड्स कहा जाता है, लेकिन यह सिद्धांत तभी काम करता है जब चार आवश्यक स्थितियां पूरी हों: व्यक्तिगत स्वतंत्र सोच, विविध दृष्टिकोण, विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया और निष्पक्ष सूचना। और वास्तविक दुनिया में ये चारों स्थितियां एक साथ शायद ही कभी मिलती हैं। जब भीड़ के भीतर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच रहा हो, एक दूसरे की नकल न कर रहा हो और निर्णय किसी केंद्रीय प्रभाव, नेता, नारे या डर से निर्देशित न हो, तब सामूहिक निर्णय बेहतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वैज्ञानिक अनुमानों, बाजारों या समस्या समाधान के सीमित प्रयोगों में यह देखा गया है। लेकिन जैसे ही भीड़ में भावनाएं, पहचान की राजनीति, भय, लालच या सत्ता का प्रभाव प्रवेश करता है, यह सामूहिक बुद्धिमत्ता तुरंत समाप्त हो जाती है और उसकी जगह सामूहिक भ्रम ले लेता है। भीड़ के सही होने का दूसरा बड़ा कारण दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मानव मस्तिष्क मूलतः सामाजिक स्वीकृति के लिए डिजाइन किया गया है, सत्य के लिए नहीं। जब व्यक्ति यह देखता है कि बहुसंख्यक लोग किसी एक राय का समर्थन कर रहे हैं, तो उसका मस्तिष्क असहमति को जोखिम के रूप में देखता है, चाहे तथ्य कुछ भी हो। इसके अलावा आधुनिक समाज में सूचना समान रूप से वितरित नहीं होती। कुछ लोग अधिक प्रभावशाली स्रोतों से प्रभावित होते हैं, कुछ एल्गोरिदम द्वारा निर्देशित होते हैं, जिससे भीड़ की राय स्वतंत्र नहीं बल्कि पूर्वनिर्धारित दिशा में झुक जाती है। भीड़ सही तभी हो सकती है जब उसमें कॉन्फॉर्मिटी प्रेशर न्यूनतम हो, डिसेंट को दंड नहीं बल्कि मूल्य दिया जाए, और जब हर व्यक्ति अपने निर्णय की नैतिक व बौद्धिक जिम्मेदारी स्वयं महसूस करे। लेकिन इतिहास में अधिकतर भीड़ें इसके विपरीत परिस्थितियों में बनी हैं। यही कारण है कि भीड़ का सही होना एक अपवाद है, नियम नहीं। जब भीड़ सही होती भी है, तो वह अक्सर संयोग, सीमित दायरे या विशेष परिस्थितियों का परिणाम होती है, न कि स्थायी मानवीय गुण का। अंतिम सत्य यह है कि सत्य संख्या से नहीं, विवेक से निकलता है। भीड़ तब तक सही नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देता है। इसलिए भीड़ की बुद्धिमत्ता कोई स्थायी शक्ति नहीं, बल्कि एक नाजुक और दुर्लभ अवस्था है, जो केवल तब प्रकट होती है जब मानव अपनी मूल प्रवृत्तियों, डर, नकल और भावनात्मक बहाव पर नियंत्रण रख पाता है। और यही कारण है कि इतिहास में भीड़ का सही होना उतना ही दुर्लभ है जितना उसका गलत होना सामान्य।